हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हाँ जी, क्या हाल चाल है जी आप लोगों के। आई होप सो सब बढ़िया होंगे। चलिए जी, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास पे मैंने आपको इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड इनकम बियरिंग स्क्रिप्ट्स, दैट इज इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर एंड बॉन्ड्स करवाया था। उसका पूरा कंसेप्ट कराया था, उसके एग्जांपल्स कराए थे, उसका एक कॉम्प्रिहेंसिव इलस्ट्रेशन भी आपको करवाई थी। प्लस मैंने कुछ आपको क्वेश्चंस बुक के होमवर्क के लिए भी दिए थे। आई होप वो क्वेश्चंस आपसे बड़े आसानी से हो गए होंगे, क्योंकि मैंने सबसे टफ एग्जाम्पल आपको क्लास में ही सॉल्व करवा दिया था। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी हुए होंगे तो देख लेंगे उसे। लेकिन अभी मैं आपको आगे जो अगला टॉपिक है हमारा, वेरिएबल इनकम बियरिंग स्क्रिप्ट्स, दैट इज इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, इसकी अकाउंटिंग कैसे होनी है वो सिखा रहा हूं, क्योंकि वो मेरा लास्ट टॉपिक है। उसके बाद जो हमारे क्वेश्चंस हैं, हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, तो हेडिंग डालिए, कंटिन्यू कर लेंगे ना नोट्स में सर, कि पॉइंट नंबर 2 बनेगा हमारा, दैट इज वेरिएबल इनकम बियरिंग स्क्रिप्ट्स। वेरिएबल इनकम बियरिंग स्क्रिप्ट्स मतलब कि सर मैंने बताया था कि अकाउंटिंग करने के लिए आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को कैटेगराइज करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ इट्स इनकम, कि आपकी इनकम किस तरीके की आती है। अगर तो आपकी इन्वेस्टमेंट से इनकम आती है फिक्स्ड, रेगुलर इनकम आनी है, फिक्स्ड आनी है, दैट इज नोन एज फिक्स्ड इनकम बियरिंग स्क्रिप्ट। जैसे डिबेंचर, डिबेंचर पे आपको पता है कि फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलेगा। बॉन्ड्स, बॉन्ड्स पे आपको पता है फिक्स इंटरेस्ट मिलेगा, तो उसकी अकाउंटिंग करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। अगर आपकी इनकम होती है वेरिएबल, जैसे शेयर्स, शेयर्स के केस में वेरिएबल इनकम क्यों होती है? क्योंकि सर शेयर्स का डिविडेंड कंफर्म नहीं होता मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो डिपेंड करता है कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी के ऊपर, कंपनी की डिविडेंड डिक्लेरेशन के ऊपर, तो उसे हम बोलते हैं वेरिएबल इनकम बियरिंग स्क्रिप्ट। मोस्टली इसमें क्या फॉल करता है सर, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स या इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर्स। ध्यान से, प्रेफरेंस शेयर्स भले ही उसका डिविडेंड का रेट फिक्स होता है, लेकिन वो फिक्स्ड इनकम बियरिंग स्क्रिप्ट नहीं होती है। क्यों? क्योंकि सर प्रेफरेंस डिविडेंड भी डिपेंड करता है कंपनी के डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड के ऊपर। कई बार क्या होता है सर, बच्चों के माइंड में ये कंफ्यूजन रहती है कि प्रेफरेंस डिविडेंड जो है वो कंपनी हमेशा देगी, ऐसा नहीं होता। कंपनी अगर डिविडेंड डिक्लेयर करेगी तभी प्रेफरेंस डिविडेंड मिलेगा। बस प्रेफरेंस में ये एडवांटेज होता है कि इक्विटी से पहले प्रेफरेंस को पैसा मिलेगा, चाहे वो डिविडेंड का हो, चाहे वो रीपेमेंट का हो, एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन हो। ठीक, तो प्रेफरेंस शेयर्स हो या इक्विटी शेयर्स हो, दोनों ही आपकी क्या है, वेरिएबल इनकम बियरिंग स्क्रिप्ट्स। लिखो, these refer to the securities having variable return of income। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, चाहे वो इक्विटी हो चाहे वो प्रेफरेंस हो, comes under this category। Following will be the accounting entries। हाँ जी, अकाउंटिंग एंट्रीज क्या रहेंगी, लिखते हैं जी। लिखो, पहली एंट्री परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्या एंट्री डालोगे जब इन्वेस्टमेंट खरीदोगे? वही एंट्री सर, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। किस अमाउंट से होगी? ये होगी आपकी विद द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, विद द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक, उसके बाद आप क्या एंट्री डालोगे? उसके बाद यूर एंट्री विल बी, अच्छा मुझे बताओ, क्या यहां पर इंटरेस्ट पे करने की एंट्री डलेगी? वेरिएबल इनकम के केस में, इन्वेस्टमेंट इन शेयर के केस में क्या इंटरेस्ट पे करने की एंट्री बनेगी? आंसर इज नो सर, शेयर्स पे कोई इंटरेस्ट थोड़ी ना होता है, तो इंटरेस्ट पेमेंट की कोई एंट्री नहीं बनेगी। इसका मतलब सर यहां पर कोई एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट नहीं है। हो गया सर, आसान हो गया। एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट, वही थोड़ा दिमाग लगाने वाला कॉन्सेप्ट था, अब यही नहीं है यहाँ पर, तो ये तो आसान हो गया, बहुत आसान हो गया। एक्चुअली में सर ये आसान होता है।
देखो अगली एंट्री क्या बनेगी, फिर आपको सीधा डिविडेंड मिलेगा ऑन रिसीट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड आपको मिलेगा। देखो जिसके पास शेयर होते हैं, जिसके पास शेयर होता है वो शेयर होल्डर कहलाता है। तो कंपनी की पॉलिसी होती है कि वो शेयर होल्डर को डिविडेंड देगी, शेयर होल्डर को डिविडेंड देगी। एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट एंड टू डिविडेंड इनकम, टू डिविडेंड इनकम। सर ये क्या एंट्री हुई, ये हो जाएगा विद टोटल डिविडेंड रिसीव्ड, ये हो जाएगा प्री एक्विजिशन डिविडेंड, और ये हो जाएगा पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड। अब देखो सर ये क्या कंसेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है आपको समझना है। मैंने बोला जब आपको डिविडेंड मिलेगा तो आप एंट्री डालोगे बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट, ओके। टू क्रेडिट किसे करोगे, अगर तो प्री एक्विजिशन डिविडेंड है तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट होगा, और अगर आपका पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड तो डिविडेंड इनकम क्रेडिट होगी। सर ये प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड क्या होता है? प्री एक्विजिशन डिविडेंड का मतलब क्या हुआ, आपको डिविडेंड उस पीरियड का मिल गया जिस पीरियड में आप शेयर होल्डर थे ही नहीं, जिस पीरियड में आपके पास शेयर्स थे ही नहीं। और पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड क्या होता है कि सर आपको डिविडेंड उस पीरियड का मिल गया जिस पीरियड में आप शेयर होल्डर थे। जैसे कि मान लो मैंने एक शेयर्स खरीदे, मैंने किसी पर्सन से शेयर्स खरीदे, शेयर्स खरीदने की डेट थी लेटर से 1 मई 2020, 1 मई 2020 को मैंने शेयर खरीदे। उसके बाद 30 सितंबर 2020 को मेरे पास डिविडेंड क्रेडिट होता है, और वो डिविडेंड जितना भी था वो सारा का सारा था फॉर द पीरियड 1920, फॉर द पीरियड 1920, यानी कि 1 अप्रैल 19 से लेकर 31 मार्च 20 तक का डिविडेंड मुझे कब मिल गया, 30 सितंबर 2020 को मिल गया। मुझे बताओ क्या ये 30 सितंबर 2020 को जो मुझे डिविडेंड मिल रहा है क्या ये एक्चुअली में मेरी इनकम है? क्या ये एक्चुअली में मेरी इनकम है? आंसर इज नो, ये आपकी इनकम नहीं है। क्यों? क्योंकि ये उस पीरियड से रिलेट करता है जिस पीरियड में आप शेयर होल्डर थे ही नहीं, दैट इज 1920, यानी कि आपने जिससे शेयर्स खरीदे हैं वो शेयर होल्डर था। इसका मतलब उसने आपसे थोड़ा एक्स्ट्रा प्राइस लिया होगा। क्या लिया होगा सर? एक्स्ट्रा प्राइस लिया होगा, आपको शेयर महंगा लगाया होगा, आपको शेयर क्या करा होगा, महंगा लगाया होगा, तो वो कंपेंसेशन आपको पे करनी पड़ती है, दैट इज नोन एज प्री एक्विजिशन डिविडेंड। पॉइंट समझ में आया? पॉइंट समझ में आया? सिंपल सा पॉइंट समझ में आया? देखो जी एक एग्जांपल बनाता हूं। मान लो एक डेमो दिखाऊंगा आपको, डेमो से क्लियर होगा। 10,000 शेयर्स, एक मिनट को, 10,000 शेयर्स लेने हैं हमें ऑफ XYZ लिमिटेड। shares of XYZ limited. Date of purchase 1 मई 2020। ठीक है, मैं कुछ लिख रहा हूं आपके लिए। 10,000 शेयर है XYZ लिमिटेड के, डेट ऑफ परचेज है 1 मई 2020। मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इज लेट अस से 50 रुपए का शेयर चल रहा है, लेकिन अभी ये शेयर है किसी पर्सन के पास और उसको भी फाइनेंशियल ईयर 1920 का डिविडेंड नहीं मिला है, 1920 का डिविडेंड नहीं मिला है। अब देखो क्या होगा, मैं आपको डेमो दिखाता हूं, एक मिनट रुको। देखो ध्यान से, मैं आपको एक डेमो दिखाता हूं। ये देखो, ये एक स्क्रिप्ट है, क्या लिखा है इस पे लिखा है 10,000 शेयर्स ऑफ XYZ लिमिटेड, मार्केट प्राइस है 50 रुपए और डेट ऑफ परचेज है 1 मई 2020, यानी कि मैंने 1 मई 2020 में ये शेयर खरीदे हैं।
मान लो मेरे खरीदने से पहले ये शेयर थे इनके पास, ये है पुनीत मेरे पार्टनर, इनके पास ये शेयर थे, ठीक। अब क्या हुआ, इनके पास ये शेयर पूरे फाइनेंशियल ईयर 1920 में थे, ठीक। फाइनेंशियल ईयर 1920 में इनको XYZ लिमिटेड से डिविडेंड नहीं मिला, ठीक। अब क्या होता है, अब मैं इसके पास 1 मई को आता हूं और मैं बोलता हूं कि मुझे शेयर खरीदने हैं। मुझे बताओ, इनको ये पता है कि फाइनेंशियल ईयर 1920 का अभी डिविडेंड मिलना बाकी है, तो क्या ये मुझे शेयर महंगे लगाएगा या जिस प्राइस पर इसने खरीदे थे उसी पे लगाएगा? ऑब्वियसली सर महंगे लगाएगा, क्योंकि इनको क्या पता है फाइनेंशियल ईयर 1920 का डिविडेंड अभी मिलना बाकी है, और अगर मैं इनसे शेयर लेके चला जाऊंगा तो वो डिविडेंड मुझे मिल जाएगा, क्योंकि कंपनी तो उसी को डिविडेंड देगी जिसके पास शेयर्स होंगे, तो मुझे वो डिविडेंड मिल जाएगा। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने मुझे शेयर क्या करा, महंगा लगा दिया। अब होगा क्या, अब जब 30 सितंबर 2020 आएगी, जब एक्चुअली में डिविडेंड मिलेगा, तो कंपनी बताएगी कि ये डिविडेंड कौन से पीरियड का है। मान लो कंपनी बोलती है ये डिविडेंड फाइनेंशियल ईयर 1920 का है, इसका मतलब ये उस पीरियड का डिविडेंड हो गया जिस पीरियड में मैं शेयर होल्डर था ही नहीं। उस पीरियड में कौन शेयर होल्डर था, ये था, पुनीत था, लेकिन मैं पहले ही इनको ज्यादा प्राइस ऑफ शेयर दे चुका हूं। इसका मतलब ये जो मुझे डिविडेंड मिलता है ये मेरी एक्चुअली में इनकम नहीं है, इसको मैं एक तरीके से क्या बोल सकता हूं, ये मेरी रिकवरी ऑफ कॉस्ट है, कि जो मैंने इनको एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करी है उसकी मुझे रिकवरी मिल गई है। इस वजह से मैं ये जो डिविडेंड है क्या करूंगा, अपनी इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट करूंगा, अपने P&L अकाउंट में नहीं लेके जा सकता। ये जो मैंने इन्वेस्टमेंट हाई वैल्यू पे दिखाई थी, जो एक्स्ट्रा प्राइस पे किया था, उसकी रिकवरी है। क्लियर है पॉइंट? पॉइंट समझ में आता है? पॉइंट समझ में आता है कि सब प्री एक्विजिशन डिविडेंड क्या होता है? प्री एक्विजिशन डिविडेंड मींस ये उस पीरियड का डिविडेंड है जिस पीरियड में आप शेयर होल्डर थे ही नहीं, कोई और शेयर होल्डर था, लेकिन क्योंकि आपने एक्स्ट्रा प्राइस पे किया था तो आपको प्री एक्विजिशन डिविडेंड क्या होता है, एक तरीके से आपकी रिकवरी ऑफ कॉस्ट होती है। इस वजह से मैं उसे क्या करता हूं, अपनी इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट कर देता हूं। और पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड उस पीरियड का डिविडेंड होता है जिस पीरियड में आप एक्चुअली में शेयर होल्डर हो, तो वो आपकी डिविडेंड इनकम कहलाएगी, इसलिए आप उसे अपनी इनकम में डालते हो। पॉइंट समझ में आता है? ये एक छोटा सा पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए, ठीक। लिखो, वेयर pre-acquisition dividend, where pre-acquisition dividend is dividend received by investor relating to period when he was not shareholder, ठीक। और पोस्ट एक्विजिशन का मतलब क्या हुआ? पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड is the dividend received by investor relating to the period when he was शेयर होल्डर, ठीक है। रिलेटिंग टू द पीरियड व्हेन ही वाज शेयर होल्डर। देखो डायग्रामेटिकली अगर इसे देखें, हम एक डायग्राम से देखें तो ये एक आपका पीरियड है, दिस इज योर पीरियड, ठीक। यहां पर करें परचेज ऑफ शेयर, यहां पर परचेज ऑफ शेयर वही ले लेता हूं एग्जांपल 1920 परचेज हुआ है 1 मई 2020 को, परचेज ऑफ शेयर, और ये 30 सितंबर 2020 को क्या मिला है? डिविडेंड मिला है, डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड। तो आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि जो डिविडेंड मिल रहा है कौन से पीरियड का मिल रहा है।
यू नीड टू चेक इट केयरफुली कि डिविडेंड कौन से पीरियड को रिलेट करता है। तो आपके लिए पीरियड यहां पर रेलेवेंट हो जाएगा, पीरियड यहां पर रेलेवेंट हो जाएगा कि अगर तो सर ये डिविडेंड हमारा इस पीरियड को रिलेट करता है, हमारा ये डिविडेंड कौन से पीरियड को रिलेट करता है, अगर तो हमारा इस पीरियड को रिलेट करता है तो दिस इज योर प्री एक्विजिशन डिविडेंड। और ये डिविडेंड अगर ये डिविडेंड मेरा इतने पीरियड को रिलेट करता है, इस पीरियड को रिलेट करता है, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड। पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड। सर अगर मेरा जो डिविडेंड है ये 1 अप्रैल 19 से लेकर 30 सितंबर 20 पूरा रिलेट करता है तो क्या होगा, तो कुछ प्री होगा कुछ पोस्ट होगा, दोनों भी हो सकते हैं, कुछ प्री हो गया कुछ पोस्ट हो गया। पॉइंट समझ में आता है, बताइए जी, पॉइंट समझ में आता है, यस और नो। तो ये कैलकुलेशन आपको करनी है अबाउट प्री एक्विजिशन एंड पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड। तो सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूं तो क्या हुआ कि सब प्री एक्विजिशन डिविडेंड, आपको अगर डिविडेंड मिल रहा है उस पीरियड का जब आप शेयर होल्डर नहीं थे तो वो आपका प्री एक्विजिशन डिविडेंड है। सिंस प्री एक्विजिशन डिविडेंड इज अ रिकवरी ऑफ कॉस्ट, तो वो आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। और पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड क्योंकि वो आपकी इनकम होती है, क्योंकि वो उस पीरियड से रिलेट करती है जिस पीरियड में एक्चुअली में आप शेयर होल्डर थे, तो वो आपकी क्या कहलाएगी, एक्चुअली में इनकम, वो डिविडेंड अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। ठीक, लिखो भाई एग्जांपल, एग्जांपल लिखो। शेयर्स परचेज्ड ऑन 1st June 2018 rupees 1 lakh, dividend received on 1st October 18 15,000। डिविडेंड कौन से पीरियड का मिला आपको, फॉर द पीरियड 17-18, 17-18 मतलब 1 अप्रैल 17 से लेकर 31 मार्च 18 तक का आपको डिविडेंड मिला है। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक, कैसे करोगे आप, बताओ भाई कैसे करोगे। एक 4-17 31 मार्च 18, ये हो गया आपका 17-18 का पीरियड। दिस इज योर 17-18 पीरियड। ठीक, अब आपने शेयर्स कब खरीदे थे, शेयर परचेज करे थे 1 जून 18 को, ये होगी आपकी शेयर्स परचेज्ड। और डिविडेंड कब मिला है, डिविडेंड मिला है 1 अक्टूबर 18 को, डिविडेंड रिसीव्ड। ठीक, अब मुझे बताओ कौन से पीरियड का डिविडेंड मिला है, ये पूरा का पूरा 17-18 का मिला है। क्या 17-18 में आप शेयर होल्डर थे, चेक करो, क्या आप 17-18 में इस पीरियड में आप शेयर होल्डर थे, आंसर इज नो। तो ये सारा का सारा डिविडेंड क्या कहलाएगा, एंटायर डिविडेंड इज योर प्री एक्विजिशन डिविडेंड, प्री एक्विजिशन डिविडेंड। और ये प्री एक्विजिशन डिविडेंड क्या होगा, आपकी कॉस्ट में से लेस हो जाएगा, क्योंकि ये रिकवरी ऑफ कॉस्ट है। तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बनेगी वो क्या बनेगी, वो बनेगी 1 लाख माइनस 15,000 की रिकवरी होगी, तो क्या हो गया आपके लिए 85,000। ठीक, 85,000। ठीक, एक और एग्जांपल लिखो। बताओ भाई एक और एग्जांपल। शेयर्स परचेज्ड ऑन 1/1/18 rupees 1 lakh, dividend received on 1/10/18 रुपीज 15,000। डिविडेंड मिला है 17-18 का फॉर पीरियड 17-18। ठीक,
कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। सॉल्यूशन बताओ भाई अब क्या होगा, चेक करो, डायग्राम बनाओ सर। 1417 31 मार्च 18, ठीक। शेयर्स कब परचेज करे, शेयर परचेज करे हैं 1118 को, 1118 को ये परचेज करे हैं। डिविडेंड कब मिला है, डिविडेंड मिला है 11018 को, डिविडेंड रिसीव्ड। लेकिन वो कह रहा है कि सर डिविडेंड कौन से पीरियड का है, 17-18 का, यानी कि ये पूरे इस पीरियड से रिलेट करता है, ये पूरे इस पीरियड से रिलेट करता है। लेकिन इसमें सर कुछ तो आपका प्री हो गया, ये प्री हो गया, और ये आपका पोस्ट हो गया, ये आपका पोस्ट हो गया। क्यों, क्योंकि सर 17-18 में कुछ पीरियड 3 महीने के लिए तो हम शेयर होल्डर थे और 9 महीने के लिए हम शेयर होल्डर नहीं थे। जितने पीरियड के लिए आप शेयर होल्डर नहीं थे वो आपका प्री एक्विजिशन, और जितने पीरियड के लिए आप शेयर होल्डर थे वो आपका क्या हो जाएगा, पोस्ट एक्विजिशन। ठीक, तो कैसे निकालोगे आप बोलोगे सर प्री एक्विजिशन डिविडेंड, प्री एक्विजिशन डिविडेंड इज 15,000 का प्री, बताओ 15,000 का 9/12, 9 मंथ्स आपके प्री एक्विजिशन के हो गए। और पोस्ट कितना रहेगा, पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड 15,000 का 3/12, बताओ जी 9/12 और 3/12 कितना हो जाएगा, 15,000 का 9/12 11,250, 3750। ठीक, कुछ प्री हो गया कुछ पोस्ट हो गया। तो आपकी कॉस्ट की रिकवरी क्या होती है, पोस्ट प्री एक्विजिशन होती है। तो कॉस्ट क्या कहलाएगी आपकी, कॉस्ट विल बी 1 लाख माइनस 11,250, तो नेट कॉस्ट विल बी 88,750, 88,750। दिस इज योर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक, क्लियर है भाई साहब। ठीक, हाँ जी, चलो एक और एग्जांपल लिखो। लिखो शेयर्स परचेज्ड, shares purchased on, shares purchased on 1st Feb 2018, 1st Feb 2018 कितने के हैं, 1 लाख के, 1 लाख। उसके बाद डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन 1st May 2018 for the period 17-18, 15,000। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड, पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड। ठीक, डायग्राम बनाएं सर। अभी तो कुछ क्वेश्चंस डायग्राम के साथ करना, धीरे धीरे आपको बिना डायग्राम की आदत पड़ेगी। तो हो जाएगा आपका 1/4/17, 31 मार्च 18। ठीक, ये आ गया आपकी 1st May 18। अच्छा, इससे पहले 1st Feb को ये आपकी 1st Feb। परचेज डेट
और 1 मई 18 को डिविडेंड रिसीव्ड। डिविडेंड रिसीव्ड कौन से साल का? पूरे 17-18 का कह रहा है, पूरे 17-18 का कह रहा है डिविडेंड रिसीव्ड। ठीक है, इसमें से कुछ पीरियड आपका प्री हो गया, कुछ पीरियड पोस्ट हो गया। कितना प्री हो गया आपका? 10 महीने प्री हो गया और 2 महीने का क्या हो गया? पोस्ट हो गया। तो प्री एक्विजिशन डिविडेंड इज 15,000 का 10/12 12,500 और पोस्ट कितना हो गया आपका? 15,000 का 2/12 2,500। कॉस्ट क्या कहलाएगी आपकी? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, हाँ जी, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट विल बी 1 लाख माइनस प्री, दैट इज 12,500। $87,500। ठीक, क्लियर? लिखो एक और एग्जांपल, एक एग्जांपल और लिखो। शेयर परचेज्ड, shares purchased on 1st November 18 1 लाख। डिविडेंड received on 1st September 19 12,000। डिविडेंड मिला आपको फॉर द पीरियड 1890 18-19 का मिला आपको डिविडेंड। ठीक, 18-19 का। ओके, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड। ध्यान से सर, ध्यान से डायग्राम बनाऊं। अब यहां पर मेरा फाइनेंशियल ईयर 18-19 है, 17-18 नहीं है। ये लो 18-19। शेयर कब परचेज करे थे? 1 नवंबर 19 को, सॉरी 1 नवंबर 18 को शेयर परचेज्ड। डिविडेंड कब मिल रहा है? 1 सितंबर 19 को डिविडेंड रिसीव्ड। कौन से पीरियड का? 18-19 का, यानी कि पूरे साल का, पूरे साल का। ठीक, तो कितना प्री हो गया, कितना पोस्ट हो गया? नवंबर तक प्री हो गया और नवंबर के बाद पोस्ट हो गया, यानी कि आप कह सकते हो 7 महीने का प्री हो गया और 5 महीने का पोस्ट हो गया। तो प्री एक्विजिशन डिविडेंड 12,000 into 7/12 7,000 और पोस्ट into 5,000। ठीक, कॉस्ट क्या कहलाएगी? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 1 लाख माइनस प्री 7,000, तो कॉस्ट क्या कहलाएगी आपकी? 93,000। क्लियर है जी? बोलो। तो ये हो गया हमारा डिविडेंड कॉन्सेप्ट। क्लियर है डिविडेंड का कॉन्सेप्ट? प्री एंड पोस्ट डन। चलो
अब हम अगले एरिया पे आते हैं, दैट इज योर राइट शेयर्स। राइट शेयर्स, एंट्री नंबर सी। राइट शेयर्स। हाँ जी सर, राइट का मतलब क्या होता है? राइट शेयर्स का मतलब क्या होता है कि कंपनी ने अपने शेयर इशू करे टू द एक्जिस्टिंग शेयर होल्डर एट अ प्राइस लोअर देन मार्केट प्राइस। सस्ते शेयर ऑफर करना टू एक्जिस्टिंग शेयर होल्डर, दैट इज नोन एज राइट शेयर्स। उसको क्या बोलते हैं हम? राइट शेयर्स। तो अगर आपको राइट शेयर्स मिलते हैं, अगर आपको सस्ते शेयर मिल रहे हैं तो क्या होगा? पहला पॉइंट, इफ राइट शेयर्स are subscribed for, if right shares are subscribed for, मतलब आपने राइट शेयर को सब्सक्राइब कर लिया, मतलब आपको सस्ते शेयर कंपनी ऑफर कर रही है, आपने उनको क्या करा? खरीद लिया। तो क्या एंट्री डालोगे? आप एंट्री डालोगे नॉर्मल खरीदने की, दैट इज इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। किस अमाउंट से? परचेज प्राइस ऑफ राइट शेयर। भाई सिंपल सी बात है ना। आप मेरे शेयर होल्डर हो, आपके पास मेरे शेयर है, ठीक। अब मैं आपको सस्ते शेयर और ऑफर कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं और शेयर खरीद लो, सस्ते मिल रहे हैं। अब आपके पास ऑप्शन है, या तो आप वो सस्ते शेयर मुझसे खरीद लोगे, नहीं तो आप ये भी कह सकते हो कि मैं नहीं खरीदता सस्ते शेयर। आप क्या करोगे? आप उस ऑफर को बाजार में बेच दोगे, उस ऑफर को बाजार में बेच दोगे। वो भी होता है, उसको बोलते हैं रेनाउंसिंग ऑफ राइट। क्या बोलते हैं उसे? रेनाउंसिंग ऑफ राइट। अगर तो आपने सस्ते शेयर खरीद लिए मुझसे, तो एंट्री क्या डालोगे आप? इन्वेस्टमेंट टू बैंक। इन्वेस्टमेंट बढ़ गई आपकी, शेयर्स बढ़ गए, इन्वेस्टमेंट टू बैंक। अगर आप वो राइट बाजार में बेच देते हो, अगर आप वो राइट क्या करते हो? बाजार में सेल कर देते हो, तो एंट्री क्या डालोगे? कहता है इफ राइट शेयर्स आर नॉट सब्सक्राइब्ड बट सोल्ड इन ओपन मार्केट, इसको बोलते हैं रेनाउंसमेंट ऑफ राइट। रेनाउंसमेंट ऑफ राइट कि आपने राइट शेयर सब्सक्राइब नहीं करे, बल्कि आपने क्या करा? आपने उस राइट को ही, उस अधिकार को ही क्या करा? बाजार में बेच दिया। मतलब होगा क्या? भाई आपको पता है कि आपको सस्ते शेयर मिलने हैं, तो आपने वो अधिकार बाजार में बेच दिया। मैं एक पर्सन हूं और एक पर्सन है पुनीत। मैंने क्या करा? मुझे पता है कि इस कंपनी से मुझे राइट शेयर मिल रहे हैं, सस्ते शेयर मिल रहे हैं, तो मैंने वो राइट पुनीत को सेल कर दिया। मैंने बोला कि ये राइट आप खरीद लो और मुझे कुछ पैसे दे दो राइट के बदले में। अब क्या होगा? अब वो सस्ते शेयर किसको मिल जाएंगे? पुनीत को मिल जाएंगे। ठीक भाई, होता है ना, मैं कई बार इंटरेस्टेड नहीं हूं, मुझे नहीं चाहिए और शेयर्स, लेकिन मेरे पास वो अधिकार है, तो मैं अधिकार का क्या यूज कर सकता हूं? या तो शेयर ले लूंगा, नहीं चाहिए शेयर तो मैंने वो अधिकार ही बेच दिया, मैंने वो राइट ही सेल कर दिया। अब क्या होगा? सस्ते शेयर जिसको मैंने सेल करा वो ले लेगा। तो जो मैंने राइट सेल करा है, राइट रिनाउंस बोलते हैं उसे, जो मैंने राइट रिनाउंस करा है, उसके बदले में जो मुझे पैसे आ रहे हैं, मेरी इनकम है, वो मेरी इनकम है। तो क्या एंट्री डालूंगा? मैं एंट्री डालूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, या बैंक अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट, सेल ऑफ राइट, पूरी इनकम है आपकी। नोट इसी पॉइंट से कनेक्टेड है नोट, सेकंड पॉइंट से ही कनेक्टेड है नोट। वो कहता है व्हेन शेयर्स आर परचेज्ड कम राइट बेसिस, then the sale proceeds of right are recovery of cost। क्या है ये चीज? वो कहता है when shares are purchased on कम right basis
देन द सेल प्रोसीड्स ऑफ राइट आर रिकवरी ऑफ कॉस्ट। एंट्री क्या बनेगी इसमें? एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक, चलो भाई अब मैं इसको आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। हाँ जी, इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। देखो ये मोबाइल फोन दिख रहा है आपको? हाँ जी, ये मोबाइल फोन। मान लो सर एक ये मोबाइल फोन इज अ शेयर, ये मोबाइल फोन क्या है? एक शेयर है। ठीक, अब मेरे पास ये मोबाइल फोन है, ये एक शेयर है, तो मेरे पास ये शेयर है कंपनी का। ठीक, कंपनी ने एक ऑफर निकाला कि जिस जिसके पास भी ये शेयर है, जिस जिसके पास भी ये शेयर है, उनको हम 10-10 शेयर, उनको हम 10-10 शेयर फालतू देंगे, उनको हम 10-10 शेयर क्या देंगे? फालतू देंगे। ठीक है सर, और सस्ते मिलेंगे, सस्ते मिलेंगे, बाजार से सस्ते मिलेंगे। मतलब बाजार में अगर शेयर 50 रुपए का चल रहा है तो हमें कंपनी 20 रुपए का दे देगी। अब जबरदस्ती नहीं कर रही कंपनी मेरे साथ, कंपनी ने मुझे ऑफर दिया है। अब क्या होता है कि सर जैसे ही मुझे ऑफर मिला तो मेरे पास दो ऑप्शंस है, या तो मैं क्या करूं, उस ऑफर को सब्सक्राइब कर लूं। तो अगर मैंने उस ऑफर को सब्सक्राइब किया तो क्या हुआ सर? मैंने और शेयर खरीद लिए, तो मैं एंट्री क्या डालूंगा? इन्वेस्टमेंट डेबिट टू बैंक, सिंपल। दूसरा केस कि सर क्या होता है कि मैंने वो ऑफर नहीं खरीदा, मैंने वो ऑफर सब्सक्राइब नहीं करा, मैंने वो ऑफर किसी और को बेच दिया, मैंने वो ऑफर ही किसी और को बेच दिया, तो एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू ऑफर। भाई जो ऑफर मिला था मुझे, वो ऑफर बेच दिया, तो मेरे पास जो ऑफर की इनकम आएगी वो मेरी इनकम बन जाएगी, पीएनएल अकाउंट में चली जाएगी। कई बार क्या होता है, जो नोट लिखवाया है, नोट क्या कहता है, कई बार क्या होता है कि सर जैसे ही बैंक ने वो, जैसे ही कंपनी ने वो ऑफर निकाला तो मैंने ऑफर निकलते ही ये मोबाइल को बाजार में बेच दिया। अब मुझे बताओ, ये मोबाइल फोन बाजार में बिक रहा है 10,000 रुपए का, ये शेयर है, लेट अस से ये शेयर बाजार में 10,000 का बिक रहा है, क्योंकि इस शेयर के साथ एक राइट का ऑफर अटैच्ड है, एक कूपन अटैच्ड है कि भाई जिसके पास भी ये शेयर होगा उसको एक्स्ट्रा चीजें मिल जाएंगी। तो ऑब्वियसली मैं ये शेयर 10,000 का ना बेच के थोड़ा महंगा बेचूंगा, ये बिल्कुल लॉजिकल चीज है ना। शेयर छोड़ दो, मोबाइल ही है, ये लो 10,000 का मोबाइल है आपके पास, 10,000 की इसकी मार्केट वैल्यू है, लेकिन एक ऑफर निकल गया कि जिस जिसके पास भी ये मोबाइल है उसको कंपनी से 2-2 रुपए का कैशबैक मिलेगा, 2-2 रुपए का कैशबैक मिलेगा। ऑटोमेटिकली क्या होगा सर? इस मोबाइल का प्राइस बढ़ जाएगा, जनरल इकोनॉमिक्स, मोबाइल का प्राइस बढ़ जाएगा। तो जो प्राइस बढ़ जाता है उसको बोलते हैं हम कम राइट प्राइस, कम राइट प्राइस। अब मान लो क्या हुआ कि जैसे ही इस शेयर के अगेंस्ट राइट अनाउंस किया कंपनी ने, तो इस शेयर का भाव बढ़ गया जिसको हम बोलते हैं कम राइट प्राइस। और मैंने क्या करा, मैंने ये शेयर बाजार में बेच दिया। ठीक है सर, मैं तो बाजार में बेच के निकल लिया। अब जिस बंदे ने खरीदा ये शेयर मुझसे, जिस बंदे ने खरीदा ये शेयर मुझसे, मान लो उस बंदे का नाम है पुनीत, पुनीत ने शेयर मुझसे खरीद लिया। अब एक्चुअली में राइट का टाइम आया, अब पुनीत के पास भी तो दो ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है सर? पुनीत के पास ऑप्शन है कि जबरदस्ती थोड़ी ना, उसके पास भी ऑप्शन है कि वो राइट सब्सक्राइब करना चाहता है या राइट को बेचना चाहता है। बिल्कुल ठीक। अगर तो वो राइट सब्सक्राइब कर लेगा तो वो एंट्री डाल देगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, लेकिन अगर वो राइट को बेच देगा तो वो एंट्री क्या डालेगा? वो एंट्री डालेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू, सीधा पीएनएल नहीं बोल सकता, वो क्या बोलेगा? वो बोलेगा कि जितना प्राइस मैंने इसके लिए ज्यादा पे किया था, जितना प्राइस इसके लिए ज्यादा पे किया था, पहले उसकी रिकवरी करूंगा। मुझे बताओ, वो राइट जो पुनीत को मिला है बेचने के लिए, वो राइट जो पुनीत बेच रहा है वो इस शेयर के बदौलत ही तो मिला है। मतलब उस राइट का कंपोनेंट ऑटोमेटिकली इस शेयर में इंक्लूडेड था। तो पहले वो क्या करेगा? पहले वो रिकवरी ऑफ कॉस्ट ही तो बोलेगा। समझ में आया? नहीं आया समझ में? दोबारा देखो, ये लो जी, लो जी, ये एक शेयर है, ये एक शेयर है, ठीक, ये एक शेयर है, ठीक। ये शेयर बाजार में 40 रुपए का है, ये शेयर बाजार में 40 रुपए का है, लेकिन इस शेयर के साथ एक ये डिस्काउंट कूपन भी अटैच्ड हो गया। कंपनी ने ये डिस्काउंट कूपन अटैच कर दिया इस शेयर के साथ, मतलब जिसको भी ये शेयर मिलेगा उसको ये डिस्काउंट कूपन फ्री मिलेगा। ऑटोमेटिकली क्या होगा सर? इस शेयर का भाव बढ़ जाएगा,
40 थोड़ी ना रहेगा, अब तो बढ़ जाएगा। मान लो ये शेयर मैंने एक पर्सन को बेच दिया, पुनीत को बेच दिया, ठीक। अब पुनीत के पास शेयर आ गया, लेकिन वो 40 में नहीं खरीदा, उसने थोड़ा महंगा खरीदा है। कितने में खरीदा है उसने? लेटर से ये 52 रुपए का खरीदा है, यानी कि 12 रुपए एक्सेस दिए हैं। क्यों एक्सेस दिए हैं? बिकॉज ऑफ दिस राइट। क्यों? क्योंकि सर इसके साथ ये कूपन अटैच्ड है, इसके साथ ये कूपन क्या है? अटैच्ड है। अब ये शेयर पुनीत के पास आ गया 52 रुपए का, ओके। जब ये कूपन मिलने की बारी आई तो या तो कूपन क्या करेगा, पुनीत पैसे देगा, कूपन खरीद लेगा, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। कई बार क्या होता है कि सर ये कूपन पुनीत ने कहीं और बेच दिया, ये कूपन कहीं और पुनीत ने क्या करा? सेल कर दिया। तो इस कूपन से जो पुनीत को इनकम आ रही है, वो पहले क्या बोलेगा? वो पहले बोलेगा कि भैया इस इन्वेस्टमेंट के लिए जिसके साथ मुझे कूपन मिला था, मैंने उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा पैसे दिए थे, उसको पहले मैं रिकवर करूंगा, उसके बाद मैं अपनी इनकम बोलूंगा। पॉइंट समझ में आता है? अब पॉइंट समझ में आता है? बोलो भाई, पॉइंट समझ में आता है? तो इसको बोलते हैं कि सर अगर आपने शेयर कम राइट बेसिस पे, कम राइट बेसिस मतलब महंगा, जिसमें राइट का कंपोनेंट इंक्लूडेड था, अगर आपने शेयर कम राइट बेसिस पे खरीदा है, तो जो सेल प्रोसीड्स ऑफ राइट है वो पहले क्या मानी जाएगी? रिकवरी ऑफ कॉस्ट मानी जाएगी। उसके बाद आप अपनी इनकम उसे कह सकते हो। और क्योंकि ये रिकवरी ऑफ कॉस्ट है तो एंट्री क्या डलेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, ठीक। एक एग्जाम्पल लिखो, फिर इसे और समझते हैं। लिखो एग्जांपल। मिस्टर एक्स एक्वायर्स मतलब परचेज करना। मिस्टर एक्स एक्वायर्स 200 शेयर्स ऑफ अ कंपनी ऑन कम राइट बेसिस फॉर ₹50,000। यानी कि मिस्टर एक्स ने 200 शेयर कम राइट बेसिस पे खरीदे हैं 50,000 के। इसका मतलब ये जो 200 शेयर खरीदे हैं इनके साथ कुछ राइट कूपन अटैच्ड है, कुछ डिस्काउंट कूपन अटैच्ड है, इसलिए वो 50,000 रुपए उसने महंगे दिए हैं। मतलब वो 50,000 रुपए महंगा प्राइस है, नॉर्मल प्राइस नहीं है, वो महंगा प्राइस है, इन्फ्लेटेड प्राइस आप कह सकते हो। उसके बाद ही सब्सिक्वेंटली receives an offer of right to acquire fresh shares in the company in the proportion 1:1 at 110 ईच, ठीक है सर। फिर कंपनी को, फिर उस पर्सन को क्या मिला? एक ऑफर मिल गया भाई, जो डिस्काउंट कूपन अटैच्ड है उसकी डेट आ गई और कंपनी को ऑफर मिल गया कि उस पर्सन को ऑफर मिल गया कि वो इक्वल प्रोपोर्शन में और शेयर खरीद सकता है 110 रुपए के हिसाब से। 110 रुपए का भाव है, सस्ता प्राइस है सर, ये कंसेशनल प्राइस है, राइट प्राइस है बोलते हैं। जर्नलाइज दो केस बन सकते हैं। पहला, when X subscribes the right issue, when X subscribes the right issue, भाई या तो X क्या करेगा? राइट इशू को सब्सक्राइब कर लेगा। और दूसरा केस क्या बन सकता है कि X राइट को सब्सक्राइब ना करके राइट रेनाउंस कर रहा है, वो अधिकार बाजार में बेच रहा है, ओपन मार्केट में सेल कर रहा है। बी पार्ट, when X sells the right, X ने क्या करा? राइट बेच दिया 15,000 का, एंड X राइट मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर फॉल्स टू 40,000, ठीक। वो कहता है उसने राइट कितने का बेच दिया? बाजार में 15 का बेच दिया, और फिर उसके बाद जो शेयर की एक्चुअल वैल्यू है वो कितनी पहुंच गई सर? 40,000 बोर्ड की। मतलब शेयर के जो भाव था गिरकर 50 से गिरकर क्या पहुंच गया? 40,000 रुपए का पहुंच गया, क्योंकि इसमें अब राइट कंपोनेंट इंक्लूडेड नहीं है। मतलब 40,000 का शेयर उसने 50,000 का खरीदा था, 10,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करे थे बिकॉज ऑफ राइट।
अब वो राइट या तो सब्सक्राइब कर लेगा, और अगर राइट वो बाजार में बेच रहा है तो पहले क्या करेगा, वो देखेगा कि मेरी रिकवरी ऑफ कॉस्ट क्या है। आई होप आप समझ गए होंगे, अब कैलकुलेशन आप कर लोगे आराम से। देखो सॉल्यूशन, ए पार्ट, अगर तो वो राइट सब्सक्राइब कर लेता है तो एंट्री क्या डालेगा, सिंपल, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, मतलब शेयर्स खरीद लिए 200 शेयर 110 के हिसाब से, $22,000। बीइंग इन्वेस्टमेंट acquired by way of subscribing right shares, by way of subscribing right shares। B part, राइट अगर उसने बेचा, उसने राइट कितने का बेचा था, 15,000 का। अब मुझे बताओ, क्या 15 की 15 उसकी इनकम है, क्या 15 की 15 उसकी इनकम है? नहीं सर, उसने राइट की वजह से कितना एक्स्ट्रा पैसा पे किया था भाई, मिस्टर एक्स ने राइट की वजह से 10,000 एक्सेस पे किया था। कैसे 10,000? जो शेयर 40,000 रुपए का था उसने 50,000 में खरीदा, बिकॉज ऑफ राइट, कम राइट प्राइस था वो, यानी कि उसने 10,000 रुपए एक्सेस पे करे। अब वो राइट अगर बाजार में 15 का बेच देता है तो मुझे बताओ, 15 की चीज बेची और वही चीज उसने खरीदी कितने की थी, 10,000 की खरीदी थी, तो 10,000 रुपए क्या है, रिकवरी ऑफ कॉस्ट है, 5,000 ही तो इनकम हुई भाई। होता है ना कि आपने, लेट अस से ये कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट आपने बाजार में 20 रुपए का बेचा, लेकिन ये 10 रुपए का खरीदा था, आपने 10 रुपए का खरीदा था, तो इसका मतलब 10 रुपए तो आपका प्रॉफिट है। बस ये कंसेप्ट आपको दिमाग में फिट करना है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, भाई रिकवरी ऑफ कॉस्ट कितनी है, जितने की इन्वेस्टमेंट महंगी खरीदी थी हमने, 10,000 की इन्वेस्टमेंट एक्सेस पे करके खरीदी थी, और बाकी आपकी इनकम हो जाएगी टू पीएनएल अकाउंट 5,000। बस ये कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। बीइंग right renounced and sale proceeds and sale प्रोसीड्स, हाँ जी 1 मिनट, sale proceeds are applied to reduce carrying amount to market value and excess is profit। ठीक, excess is profit, कि जितनी आपको सेल प्रोसीड्स मिली है उसमें आप चेक करोगे कि रिकवरी ऑफ कॉस्ट कितनी है, और जो बाकी बैलेंस बचेगा वो आपका क्या रहेगा, प्रॉफिट कहलाएगा। ठीक, नेक्स्ट एडजस्टमेंट लिखो, राइट शेयर्स के बाद, राइट क्लियर है आपको,
राइट के बाद लिखो बोनस शेयर्स। राइट के बाद आता है हमारे पास बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स लिखो। वो कहता है वेयर एन इन्वेस्टमेंट, वेयर एन इन्वेस्टमेंट is acquired by way of issue of bonus shares। बोनस शेयर्स का मतलब क्या होता है कि शेयर्स आर परचेज्ड फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब बदले में कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ आपको शेयर्स मिल गए। तो वो कहता है व्हेन इन्वेस्टमेंट्स इज एक्वायर्ड बाय वे ऑफ बोनस शेयर्स नो अमाउंट इज एंटर्ड इन कैपिटल कॉलम, या कॉस्ट कह सकते हो, कॉस्ट ले लो, या कैपिटल कॉलम ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट। सिंस द इन्वेस्टर हैज नॉट पेड एनीथिंग only number of shares are increased। ठीक, वो कहता है कि सर बोनस शेयर से क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ आपकी क्वांटिटी बढ़ेगी, सिर्फ और सिर्फ आपकी क्वांटिटी बढ़ेगी, जो आपका क्या कहते हैं अपना नंबर ऑफ क्वांटिटी बढ़ेगी, कॉस्ट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सर आपने बदले में कोई पैसा दिया ही नहीं। ठीक, उसके बाद सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि अगर आप इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स को बेचते हो, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या एंट्री डालोगे, नॉर्मल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। जितने की आपने इन्वेस्टमेंट बेची उतने से आपकी इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हो जाएंगी, बैंक टू इन्वेस्टमेंट, बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड। देखो यहां पर कोई इंटरेस्ट वगैरह का चक्कर नहीं होता, यहां पर सिर्फ डिविडेंड का एक चक्कर होता है और एक राइट का चक्कर होता है और तीसरा आपका बोनस का चक्कर होता है, बाकी और भी कोई भी चक्कर नहीं है, बाकी सब चीजें सिंपल है। तो बीइंग इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स सोल्ड, with the amount of sale proceeds on shares। ठीक, नेक्स्ट फॉलोइंग पॉइंट्स shall be kept in mind। अच्छा, इन्वेस्टमेंट इन शेयर के केस में आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। फर्स्ट, डिविडेंड कैन बी क्लासिफाइड, डिविडेंड कैन बी क्लासिफाइड एज इंटरिम और फाइनल डिविडेंड। भाई जो डिविडेंड होगा वो आपका इंटरिम भी हो सकता है और फाइनल भी हो सकता है। फाइनल होता है जो पूरे साल का होता है, इंटरिम होता है विद इन द ईयर, विद इन द ईयर डिविडेंड वगैरह इंटरिम कहलाता है। तो वो कहता है इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड इज डिविडेंड ऑफ द ईयर declared during the year। Interim dividend is dividend of the year declared during the year। Final dividend is dividend for the previous year, for the previous year declared during the year। हाँ
हाँ जी बताइए जी, समझते हो ये वाली चीज तो नॉर्मल चीज है। क्या कहता है सर, इंटरिम डिविडेंड का मतलब होता है कि आपने विद इन द ईयर डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया। जैसे कि 1 अक्टूबर 2020 को 19-20 का डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, 1 अक्टूबर 2020 को 19-20 का डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, यानी कि सर 19-20 के 6 महीने का डिविडेंड है, दैट इज नोन एज इंटरिम डिविडेंड। ओके, 1 अक्टूबर 2020 को फाइनेंशियल ईयर 18-19 का डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, वो कहलाएगा आपका क्या, वो कहलाएगा आपका, आई थिंक मैंने डेट्स गलत बोल दी है, 1 अक्टूबर 2020 को 20-21 का डिविडेंड डिक्लेयर हुआ तो वो आपका कहलाएगा इंटरिम डिविडेंड। और 1 अक्टूबर 20 को अगर 19-20 का डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है दैट इज योर फाइनल डिविडेंड, कि भाई 19-20 खत्म होने के बाद अगर डिविडेंड डिक्लेयर होता है दैट इज योर फाइनल डिविडेंड, जो कि शेयर होल्डर्स डिक्लेयर करते हैं इन द जनरल मीटिंग। और इंटरिम डिविडेंड होता है वो जनरली बोर्ड रिकमेंड करके डिक्लेयर कर देती है, ठीक, ईजीएम वगैरह में वो काम हो जाता है। वो कहता है एट द टाइम ऑफ कैलकुलेटिंग डिविडेंड, भाई डिविडेंड कैलकुलेट करते समय आपको क्या देखना पड़ेगा, ऑलवेज चेक नंबर ऑफ शेयर्स फॉर द पीरियड ऑफ डिविडेंड, कि सर जिस पीरियड का डिविडेंड है उसमें नंबर ऑफ शेयर्स क्या है, उसमें नंबर ऑफ शेयर्स का क्या स्टेटस है। सेकंड, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स शैल बी, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या रहेगी इन केस ऑफ शेयर्स, परचेज प्राइस प्लस टैक्सेस ऑन परचेज, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स वगैरह, प्लस कोई भी लीगल एक्सपेंस हो गया जैसे स्टैम्प ड्यूटी, प्लस एक्सपेंस ऑन परचेज जैसे ब्रोकरेज वगैरह, ब्रोकरेज कमीशन वगैरह, लेस प्री एक्विजिशन डिविडेंड। प्री एक्विजिशन डिविडेंड क्या होता है, रिकवरी ऑफ कॉस्ट होता है, तो वो आपकी कॉस्ट में से लेस होना चाहिए, लेस कर दिया आपने। और अगर आपकी कोई सेल ऑफ राइट थी, अगर कम राइट वाले शेयर्स थे उसकी सेल ऑफ राइट थी, वो भी आपकी रिकवरी ऑफ कॉस्ट है, तो ये आपकी क्या कहलाएगी, नेट कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। दिस इज योर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक। एंड लास्ट इज योर थर्ड पॉइंट कि वैल्यूएशन करते समय अगर आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट चाहिए तो कहता है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स विल बी, वेटेड एवरेज मेथड लगाओगे तो क्या रहेगा सर, बात वही है, बिल्कुल तरीका वही है, क्लोजिंग फेस वैल्यू मल्टीप्लाई, क्या करते थे हम, मल्टीप्लाई टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल फेस वैल्यू। यहां पर टोटल कॉस्ट रहे क्या रहेगी, परचेज कॉस्ट ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट माइनस प्री एक्विजिशन डिविडेंड, क्योंकि प्री एक्विजिशन डिविडेंड आपका कॉस्ट की रिकवरी होती है, माइनस अगर सेल ऑफ राइट है तो सेल ऑफ राइट डिवाइडेड बाय टोटल फेस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक, टोटल फेस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। देखो आपके एग्जाम के लिए एक पॉइंट मैं छोटा सा बता देता हूं, आपके एग्जाम के लिए जो राइट है उसमें वो कम राइट प्राइस का बहुत कम पूछता है, मोस्टली आपको ये देता है वो पॉइंट कि उसने जिसने शेयर परचेज करे तो उसने राइट बेच दी, वो रिकवरी ऑफ कॉस्ट का पॉइंट नहीं डालता उसमें, तो आप हमेशा उसे मोस्टली क्या करोगे, आप उसे इनकम अपनी मानकर चलोगे, पीएनएल अकाउंट में डालकर चलोगे, वो आपकी राइट इनकम है, ठीक। बाकी अगर कम राइट का दे रखा है तो अकॉर्डिंगली आपको एडजस्टमेंट करनी है, जो हमने आपको सिखा दी है। तो ये हमारा चैप्टर हो गया है कंप्लीट अबाउट इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। अब क्या बचे हैं इसमें, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस बचे हैं और चैप्टर हमारा डन है, ठीक ठीक। हाँ जी, चलो भाई, तो क्वेश्चंस देखते हैं, कुछ क्वेश्चन अभी करते हैं और कुछ क्वेश्चन मैं आपको फिर नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, और नेक्स्ट क्लास में चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा।
अच्छा, आपके पास जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं मिक्स भी आते हैं, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, इसका फुल फ्लैश 10 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है। चलो जी क्वेश्चंस देखते हैं। कौन से क्वेश्चन हम कर सकते हैं आज? क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ो। क्वेश्चन, चलो स्टार्टिंग से करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो। वो कहता है इन 2018 मेसर्स वाई लिमिटेड इशूड 12% fully paid debentures of ₹100 each, interest being payable half yearly on 30th September and 31st March every year। ठीक है जी, इंटरेस्ट की डेट्स क्या है? 30th September and 31st March every year। On 1st December 2019 Messrs Bull and Beer purchased 10,000 of these debenture at 101 cum interest price, also paying brokerage at the rate of 1% on cum interest amount on purchase, quoted price। ठीक है सर। On 1st March 2020 the firm sold all of its these debentures at 106 cum interest price, again paying brokerage 1% of cum interest amount। Prepare investment account in the books of Messrs Bull and Beer for the period 1st December 19 to 1st March 2020। आओ जी, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 1, हाँ जी, थोड़ा फॉर्मेट का ध्यान रखना है आपको। सबसे पहले लिखोगे इन द बुक्स ऑफ, जो भी इन्वेस्टर है इन्वेस्टर का नाम। अच्छा, ये जो चैप्टर हम कर रहे हैं ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं? हम कर रहे हैं इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इन द बुक्स ऑफ, इन्वेस्टर कौन है? मेसर्स बुल एंड बियर, बुल एंड बियर। इन्वेस्टमेंट अकाउंट, फॉर द पीरियड, कब से कब तक का बोला उसने? भाई जब खरीदी है, दैट इज 1 दिसंबर 19 से लेकर जब बेची है 1 मार्च 2020। स्क्रिप्ट जरूर लिख देना। स्क्रिप्ट क्या है, मतलब इन्वेस्टमेंट क्या है? स्क्रिप्ट है आपकी 12% फुली पेड डिबेंचर। स्क्रिप्ट में लिखो 12% फुली पेड डिबेंचर्स। ठीक है जी, 12% फुली पेड डिबेंचर्स। ओके, अब देखो सीरियल ऑर्डर में क्वेश्चन करते चलेंगे, लेकिन अब आप मोस्ट सारे क्वेश्चंस खुद भी कर सकते हो, तो आप करते रहना सर आगे। यहां से मैच करते रहना, अपने भी करते रहना। तो ये हो गया आपका, कितने कॉलम बनेंगे? डेट, पर्टिकुलर्स, उसके बाद क्वांटिटी में है, कैसे है क्वांटिटी, इंटरेस्ट कॉस्ट, डेट, पर्टिकुलर्स, नॉमिनल वैल्यू, इंटरेस्ट कॉस्ट। डेट, पर्टिकुलर्स, नॉमिनल वैल्यू, इंटरेस्ट कॉस्ट। डेट, पर्टिकुलर्स, नॉमिनल वैल्यू, इंटरेस्ट कॉस्ट। बताओ भाई,
सबसे पहले वो क्या करता है, ऐसे ऐसे कंपनी ने इशू करे, हमें कंपनी के इशू से कोई मतलब नहीं है। वो कह रहा है ऑन 1 दिसंबर मैसर्स बुल एंड बियर परचेज्ड 10,000 डिबेंचर्स एट 101 कम इंटरेस्ट प्राइस, और जिसपे ब्रोकरेज है 1% ऑन कम इंटरेस्ट अमाउंट ऑफ परचेज। ठीक, तो 1 दिसंबर 19 को टू बैंक परचेज वर्किंग नोट 1, परचेज कॉस्ट ऑन 1 दिसंबर 19, परचेज प्राइस 10,000 101 कम इंटरेस्ट, 10,000 इंटू 101, ये आपका कम इंटरेस्ट प्राइस है। तो कितना हो गया, 10,000 इंटू 101, 10,10,000। लेकिन इसमें से क्या करोगे आप, लेस करोगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना इंटरेस्ट पे कर दिया होगा आपने, आपने पे कर दिया होगा 10,000 इंटू 100 इंटू 12% इंटू कितने महीने का। देखो जी, 1 दिसंबर को आप परचेज करे हो, लास्ट इंटरेस्ट कब मिला होगा, लास्ट इंटरेस्ट बायर को मिल गया होगा 30 सितंबर को। उसके बाद जो उसका एक्रूड इंटरेस्ट हो गया था, यानी कि सितंबर के बाद अक्टूबर और नवंबर, 2 महीने का इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा इंटू 2/12, कितना हो गया 10,000 इंटू 100 का 12% इंटू 2/12, दैट इज 20,000 आपने इंटरेस्ट पे कर दिया। तो ये आ गया आपका एक्स इंटरेस्ट प्राइस, दिस इज योर एक्स इंटरेस्ट प्राइस। $10,10 माइनस 9,90,000 प्लस कर दो। इसमें क्या प्लस करोगे, प्लस करोगे आप इसमें से व्हाट, हाँ जी प्लस करोगे आप इसमें, क्या था आपका ब्रोकरेज, ब्रोकरेज 1% ऑफ कोटेड प्राइस, कोटेड प्राइस इज 10,10,000, तो 1% ऑफ 10,10,000 कितना हो गया ये 10,100। तो हो गया 10,100,000 10,000,100 और 20,000 का इंटरेस्ट। 10 लाख नॉमिनल वैल्यू लिख रहा हूं मैं, आप क्वांटिटी भी लिख सकते हो। तो 10,20,000 का इंटरेस्ट और 10,00,100, ठीक, यहां तक की बात है ठीक। उसके बाद वो कह रहा था 1 मार्च को फर्म सोल्ड ऑल दीज डिवेंचर्स एट 106 कम इंटरेस्ट, अगेन पेइंग ब्रोकरेज एट द रेट ऑफ 1% ऑन कम इंटरेस्ट अमाउंट। 1 मार्च को इन्वेस्टमेंट बेच दी गई, यानी कि सर इंटरेस्ट की ड्यू डेट आई नहीं, पहले ही इन्वेस्टमेंट बेच दी बाय बैंक। सेल वर्किंग नोट 2, सेल प्रोसीड्स ऑन 1/3/20, सेल प्रोसीड्स कितने डिवेंचर थे, 10,000 डिवेंचर थे, और किस वैल्यू पे बेच रहा है वो बेच रहा है 106 कम इंटरेस्ट इंटू 106, अगेन ये कम इंटरेस्ट प्राइस है। $10,60,000 लेकिन इसमें इंटरेस्ट कंपोनेंट इंक्लूडेड है, तो लेस करोगे इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट आपको अलग से मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 10,000 का कितना हो गया आपका, बताओ ना कितना हो गया ये
10,000 इंटू 100 का 12% कितने महीने का? सितंबर से लगा लो। अब ये मत बोलना सर दिसंबर से लगाओ, नहीं सर, सितंबर से दिसंबर तक का आप इंटरेस्ट पे कर चुके, तो आपको तो पूरा सितंबर से ही मिलना चाहिए ना इंटरेस्ट। भाई जब आपने सितंबर से दिसंबर तक का इंटरेस्ट पे कर दिया तो आपको तो पूरा सितंबर से ही अब इंटरेस्ट मिलेगा। तो सितंबर से चेक करो, यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 5 महीने का इंटरेस्ट आपको मिलना चाहिए। तो वो आपको अपने सेलर से मिलेगा, जिसको आप बेच रहे हो, सॉरी जो आपका बायर है उससे मिल जाएगा। कितना हो गया? 50,000। ठीक, ये 50,000 का इंटरेस्ट आपको मिलेगा, तो ये आपका निकल जाएगा एक्स इंटरेस्ट प्राइस 10,10,000। इसमें ब्रोकरेज भी लेस कर दो, क्योंकि ब्रोकरेज कट के पैसा आएगा। ब्रोकरेज कोटेड प्राइस पर, कोटेड प्राइस क्या है? 1060। दस 600, 1% ही है ना, हाँ जी, 10,600। तो कितना पैसा मिलेगा आपको? इतना पैसा मिल जाएगा। 10,10,000 माइनस 10,600, 9,99,400, 999,400। ठीक, तो ये तो पूरा 10 लाख ही आ जाएगा। 50,000 का इंटरेस्ट और 999,400। ठीक, तो बताइए जी, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ? प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, ये आपको बैलेंसिंग फिगर रखनी पड़ेगी। कैसे रखोगे? अकाउंट को क्लोज करोगे, यानी कि 1 मार्च 20 को टू पीएनएल क्या हो गया? इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट? 30,000 जो आपकी इनकम बनती है। और 1 मार्च को बाय पीएनएल ये हो गया आपका लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। कितना हो गया? 1,0,1,000,10 माइनस 999,400, 700 रुपए का आपको हो गया लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक, क्लियर है? तो दिस इज योर इन्वेस्टमेंट अकाउंट इन केस ऑफ डिबेंचर्स। ठीक, देखो एक बार, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। वो कहता है ऑन 1/4/18 मेसर्स कृष्णमूर्ति परचेज्ड 1,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच इन टेल्को लिमिटेड एट द रेट ऑफ 120 ईच फ्रॉम अ ब्रोकर हु चार्ज 2% ब्रोकरेज। ठीक है सर, 120 रुपए का एक शेयर खरीदा, 1000 शेयर खरीदा है, ओके खरीद लिए, और 2% की ब्रोकरेज है। ठीक, ही इनकर्ड 50 पैसा पर 100 एज कॉस्ट ऑफ शेयर ट्रांसफर स्टैम्प्स। ठीक है सर, उसने एक स्टैम्प ड्यूटी पे करी है, कितना? 50 पैसा पर 100 एज कॉस्ट ऑफ शेयर ट्रांसफर स्टैम्प, यानी कि हर 100 पे 50 पैसा पे करा, हर 100 रुपए पे 50 पैसा पे करा। अभी देख लेंगे सर कितनी बनती है। फिर वो कहता है ऑन 31 जनवरी 2019 बोनस वॉज डिक्लेयर्ड इन द रेशियो 1:2। बोनस डिक्लेयर हुआ 1:2 में। Before and after the record date of bonus shares, the share were quoted at 175 per share and 90 per share. भाई बिफोर, बोनस से पहले शेयर का प्राइस है 175 और बोनस के बाद शेयर का प्राइस है 90 रुपीज पर शेयर। On 31 मार्च कृष्णमूर्ति सोल्ड बोनस शेयर टू अ ब्रोकर हु चार्ज 2% ब्रोकरेज। कृष्णमूर्ति ने क्या करा? बोनस शेयर बाजार में बेच दिए। किस भाव पे बेचे होंगे सर? जो बोनस का प्राइस है, जो बाजार में शेयर का प्राइस चल रहा है, कितना चल रहा है? 90 चल रहा है, क्योंकि बोनस के बाद बेचे हैं तो बोनस शेयर का प्राइस कितना चल रहा है बाजार में? 90 चल रहा है। शो द इन्वेस्टमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ Mr. Krishnamurti who hold the shares as current assets
एंड क्लोजिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट शैल बी कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। ठीक है सर, एक करंट इन्वेस्टमेंट है और वैल्यूएशन कैसे करनी है, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। और सब मार्केट वैल्यू 90 लोगे आप, क्योंकि वो कह रहा है बोनस के बाद शेयर का जो भाव है वो 90 है, तो 90 आपका भाव रहा, 90 के हिसाब से आप वैल्यूएशन करोगे, क्योंकि लास्ट डेट पे 90 ही प्राइस है। ठीक, आओ जी क्वेश्चन नंबर 2। in the books of Mr. Krishnamurthy, investment account for the year ending 31st March 2019। स्क्रिप्ट क्या है सर, स्क्रिप्ट मतलब टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, इक्विटी शेयर्स ऑफ टेल्को लिमिटेड, इक्विटी शेयर्स ऑफ टेल्को लिमिटेड। डेट, पर्टिकुलर्स। शेयर में आप कितने कॉलम बनाओगे, 3 कॉलम बनाओगे, नॉमिनल वैल्यू और डिविडेंड और फिर कॉस्ट। क्योंकि इस क्वेश्चन में डिविडेंड नहीं है तो मैं डिविडेंड का कॉलम नहीं बना रहा, सिर्फ 2 ही बना रहा हूं, नॉमिनल वैल्यू और कॉस्ट। डेट, पर्टिकुलर्स, नॉमिनल वैल्यू, कॉस्ट। वन 418 को शेयर परचेज करें टू बैंक, परचेज कितना, वर्किंग नोट 1, cost of purchase on 1/4/18, purchase price is 1000 into 120, that is 1,20,000। 2% का ब्रोकरेज प्लस ब्रोकरेज, टू परसेंट, तो 1,20 का 22%, 2400। स्टैम्प ड्यूटी, स्टैम्प ड्यूटी 50 पैसा पर 100, यानी कि हर 100 के लिए 50 पैसा, 50 पैसा पर 100 रुपीज, तो 1,20,000 रुपए के लिए कितना। वो कह रहा है हर 100 के लिए 50 पैसा, तो 1,20,000 के लिए कितना। सिंपल है तो 0.5/100 इंटू 1,20,000, 600 रुपए। तो टोटल कितना आ गया ये 123, 1,23,000, यानी कि 1000 इंटू 100, 1 लाख के जो शेयर्स थे, 1 लाख की नॉमिनल वैल्यू के शेयर्स आपने कितने में खरीदे, 1,23,000 के खरीदे। ठीक, ओके। फिर वो कहता है 31 जनवरी को बोनस मिल गया 1:2 के रेशो में। 31 जनवरी 19 को बोनस मिल गया, 2 बोनस शेयर्स, कितना
1:2 की रेशो में, 1:2 की रेशो में, यानी कि हर 2 के बदले में 1, तो मैं कह सकता हूँ 50,000 का बोनस मिल गया। ये लो जी, 50,000 का बोनस मिल गया। क्या बोनस की कोई कॉस्ट होती है? कोई कॉस्ट नहीं होती, तो 50,000 का बोनस मिल गया। क्यों? 1:2 का रेशो है, 1:2। फिर वो कहता है 31 मार्च 19 को खाली बोनस शेयर बेच दिए बाय बैंक सेल। वर्किंग नोट 2, खाली बोनस शेयर बेचे, यानी कि 5,000 शेयर बेचे, 500 शेयर बेचे, सॉरी। वर्किंग नोट 2, 500 शेयर बेचे, यानी कि सेल प्रोसीड्स ऑन 31/3/19, सेल प्रोसीड्स। बताओ भाई, सेल प्राइस 500 शेयर बेचे, एक शेयर 90 रुपए का चल रहा है, मार्केट प्राइस 90 रुपए का है, तो यानी कि 45,000, जिसमें वो कह रहा है कि ब्रोकर ने दलाली काट ली। कितनी ब्रोकरेज काट ली? 2%, 2% की दलाली कट गई, ब्रोकरेज 2%। ब्रोकरेज को हिंदी में दलाली बोलते हैं। तो 45,000 का 2%, यानी कि 900 रुपए की दलाली कटी, तो कितने पैसे हाथ में आए? कट कुटा के 44,100, 44,100 हाथ में है। यानी कि 50,000 के जो शेयर्स थे वो कितने में बेचे? 44,100 में। ठीक, ओके। अब आपको क्या चाहिए सर? अब मुझे चाहिए 31 मार्च 19 को बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी। 50,000 के शेयर बचे हैं आपके पास, निकाल लो सर। 50,000 की कॉस्ट निकाल लो पहले तो। वर्किंग नोट 3, कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन 31/3/19, 500 शेयर्स। तो कॉस्ट बता दो कितनी आएगी? कॉस्ट आएगी क्लोजिंग फेस वैल्यू, दैट इज 50,000। भाई 50,000 की फेस वैल्यू के शेयर थे, डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट इज 123, टोटल कॉस्ट इज 123 एंड टोटल नॉमिनल वैल्यू इज 150। कि सर 123 की टोटल खर्चा आया था 150 की नॉमिनल वैल्यू के शेयर्स के लिए, तो 50,000 की नॉमिनल वैल्यू के शेयर्स के लिए कितना खर्चा आया? 41,000। ये होगी आपकी कॉस्ट। 41,000 आपकी होगी कॉस्ट। और इसका मार्केट प्राइस इज 500 शेयर्स 90 रुपी का एक, यानी कि 45,000। देयरफॉर कैरिंग अमाउंट क्या होता है? कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस, तो कैरिंग अमाउंट इज 41,000। ठीक, अब देख लो प्रॉफिट और लॉस। $37,900 का प्रॉफिट दिखा रहे, तो एक मिनट मैंने गलत ले लिया यहाँ पर। ये 50,000 नहीं 1 लाख आएगा, क्योंकि 1 लाख के नॉमिनल वैल्यू के शेयर बचे हैं ना। ठीक, ये माय एरर। 1 लाख आएगा, तो अगर ये 1 लाख आएगा तो अकॉर्डिंगली ये भी आपका 42 हो जाएगा, 82 हो जाएगा ये आपका। कैसे 82 हो? थोड़ा सा कैलकुलेशन गलत हो गई है कि इन्वेस्टमेंट्स में सर 500 नहीं बचे, आपके पास 1000 शेयर्स बचे हैं। $82,000।
82,000। अब देखो कितना आता है। 31 होगा प्रॉफिट, 31 मार्च 19, टू P&L अकाउंट, दिस इज योर प्रॉफिट, $3100। ठीक, क्लियर है? बोलो जी। तो ये हो गया आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट। क्लियर? चलो फिर, चलो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे विद सम मोर क्वेश्चंस। वैसे आपका ये कंसेप्ट पूरा हो चुका है इस चैप्टर का। अब आपको क्या करना है, घर पे इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको ट्राई करना है। आराम से आपसे हो जाएंगे क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बड़ी आराम से आपसे क्वेश्चंस हो जाएंगे, लेकिन ट्राई जरूर करना क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्लास में आके मैं आपको जितने भी क्वेश्चंस है वो सब करवाऊंगा, कुछ कर लेंगे, कुछ डिस्कस कर लेंगे, लेकिन ये चैप्टर मैं आपका नेक्स्ट क्लास में खत्म करवा दूंगा। ठीक है जी, चलो फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।